नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 लोकसभा चुनाव के 6 दौर का मतदान खत्म हो चुका। देश की 486 लोकसभा सीटों पर तमाम उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और इस बार जो मुकाबला है वो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है। लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसे में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल में एनडीए के रास्ते पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा कठिन, ज्यादा मुश्किल नजर आते दिख रहे हैं। 2024 के चुनाव में पूरा सियासी समीकरण बदला सा है। अब आखिरी दौर की वोटिंग 1 जून को होनी है। पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर आज देखिए 7वां चरण, 57 सीट, कौन फ्लॉप और कौन हिट। कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए। एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई, चुनावी दावों और वादों का शोर, तीखे सवाल और बेलगाम बयानों के हमले, जीत के दावे और विरोधियों की हार की भविष्यवाणी। 18वीं लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी दौर में है और ये चुनावी चकल्लस भी चंद दिनों का मेहमान है। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून की वोटिंग के साथ खत्म हो जाएगा। तेज होती गर्मी के साथ चुनाव की अंतिम तैयारियों और नतीजों के इंतजार ने सियासत का तापमान भी बढ़ा दिया है। 7 चरणों के आखिरी चरण में 1 जून को कुल 57 सीटों पर वोटिंग। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। इनमें यूपी की 13 सीटों पर, पंजाब की सभी 13 सीटों पर, बिहार की 8 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, हिमाचल की 4 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटों पर और उड़ीसा की 6 सीटों पर, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। 2024 के चुनावी चौसर में 6ठे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब 7वें चरण के लिए 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर आम जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन 7वें चरण में बीजेपी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन की भी राह आसान नहीं है, क्योंकि 7वें चरण में उत्तर और मध्य भारत की वो सीटें आती हैं जिनको जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन भी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। आखिरी चरण में सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए जहां चुनौती है वो राज्य है पंजाब, जहां 13 सीटों पर चुनाव होने। 2019 के लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो यहां की 13 लोकसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी, 2 अकाली दल और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। दिल्ली के साथ साथ पंजाब दूसरा ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल जब जेल से निकल रहे थे तब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तिहाड़ पहुंचे, तो केजरीवाल के लिए जितनी जरूरी दिल्ली है उतना ही पंजाब भी। लोकसभा चुनाव में पंजाब में आप की स्थिति दिल्ली से ज्यादा बेहतर है। 2014 में इस पार्टी को पंजाब में 4 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में 1 सीट से संतोष करना पड़ा। दोनों ही चुनाव में भगवंत मान लोकसभा पहुंचे थे। ऐसे में केजरीवाल का फोकस दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी है। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें और आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि यहां का क्षेत्रीय नेतृत्व कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में है, यानी यहां कांग्रेस और आप गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे और केजरीवाल अकेले ही मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। लोग पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से
कि 117 में से 92 एमएलए हैं, आपके 3 एमएलए हैं। आप इन 92 एमएलए को कैसे, सरकार कैसे गिराओगे? आपके पास क्या प्लान है? पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे? पंजाबियों को ईडी भेज के डराओगे? सीबीआई भेज के डराओगे या खरीदोगे? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? कितना पैसा है तुम्हारे पास? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? और या राष्ट्रपति शासन लगाओगे? क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने? क्या षड्यंत्र रचा है पंजाब की चुनी हुई सरकार को गिराने का और मुख्यमंत्री को हटाने का? लेकिन केजरीवाल के जेल से बाहर आने का फायदा पार्टी को पंजाब में भी मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान ने केजरीवाल को जेल में डालने के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरा है। साथ ही पार्टी ने इसे चुनाव में मुद्दा भी बनाया है। अरविंद केजरीवाल आपको मिस कर रहे थे जेल में, अब जेल से निकल के आए हैं, जाना पड़ेगा 2 तारीख को, लेकिन कोई बात नहीं, देशभक्तों के लिए 20 दिन भी बहुत होते हैं, उतनी देर में ये देश बदल देंगे। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर भी मुकाबला कांटे का नजर आता है। ये सभी 13 सीटें पूर्वांचल के इलाके से आती हैं, जहां एक भी सीट खोने का रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के आकार लेने के साथ ही मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने भी बीजेपी की मुश्किलें शुरुआत से ही बढ़ा दी थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का इलाका इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार के 13 दूसरे मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते हैं। बावजूद इसके यहां की राजनीति पर जातिवाद का खासा प्रभाव देखा जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहां से प्रधानमंत्री होने के बावजूद बीजेपी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बीजेपी को गाजीपुर, घोसी समेत कई सीटें गंवानी पड़ी, जहां पर 2014 के चुनाव में पार्टी को जीत मिली थी। यूपी का पूर्वांचल इलाका भी अपनी एक अलग सियासत लेकर आता है। कहा जाता है कि पूर्वांचल में बिरादरी पहले, दल दूसरे नंबर पर और सबसे आखिर में आते हैं मुद्दे। इस क्षेत्र से लोकसभा की कुल 26 सीटें निकलती। पूरे यूपी की ही 32% आबादी इस पूर्वांचल में रहती है। पूर्वांचल यूपी का पिछड़ा इलाका भी माना जाता है और किसानों की यहाँ निर्णायक भूमिका रहती है। लेकिन पिछड़ा होने के बावजूद देश को 5 प्रधानमंत्री देने वाला इलाका भी ये पूर्वांचल ही है। यही वजह है कि चुनाव में पूर्वांचल को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे। इस बार 400 पार तो हुई ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन का कारण बना था और धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक है। लेकिन तब भी असंवैधानिक कार्य को करने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी जी ने घोषणा की है कि धार्मिक आधार पर नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में कोई भी दुनिया की ताकत सेंध नहीं लगा पाएगी। उनको यह अधिकार वैसे ही मिलता रहेगा। पूर्वांचल के इन 26 सीटों पर जातिगत समीकरण की बात करें तो ओबीसी वोटर्स की संख्या 70,06,000 है। लोध 63,000, पाल 1,13,000, राजभर 10,03,000, निषाद बिंद 12,59,000, कुर्मी 26,89,000, राजपूत 26,80,000, ब्राह्मण 46,00,000, मुस्लिम 46,54,000, यादव 49,52,000 और ST/SC के 75,63,000 वोटर्स हैं। लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी की ओर से टिकट दिए जाने के बाद हिमाचल की मंडी सीट पर सबकी नजरें लगी। 2024 चुनाव में बेबाक बयानबाजी के चलते कई विवाद भी कंगना से जुड़ चुके हैं। मंडी के चुनाव की संजीदगी इस बात से ही समझी जा सकती है कि कंगना का ये पहला ही चुनाव है और खुद पीएम मोदी मंडी में उनके लिए रैली कर चुके हैं।
कांग्रेस ने कंगना के सामने अपने युवा चेहरे विक्रमादित्य सिंह को उतारा। विक्रमादित्य के पिता वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के सीएम और केंद्र में मंत्री रहे। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल की बुशहर रियासत के नए राजा के रूप में गद्दी संभाल चुके हैं। विक्रमादित्य कांग्रेस टिकट पर शिमला रूरल विधानसभा सीट से 2 बार एमएलए बन चुके हैं और इस समय राज्य की कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद देश में ये पहले आम चुनाव है और विक्रमादित्य भी पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे। कंगना के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस के लिए भी मंडी की सीट पर फाइट टफ मानी जा रही। अब इनके एक बड़े चोरों की एक मिलीभगत हो गई है जिसका नाम है इंडी गठबंधन। आप गूगल कीजिए और देखिए इनमें से एक के ऊपर हर एक के ऊपर एक से एक बढ़कर जो है वो घोटाला है। चारा घोटाला, 2G घोटाला, पनडुब्बी घोटाला। मैं अगर नाम लेने लग जाऊं अभी यहाँ पर तो 1 घंटा बीत जाए। 2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और लास्ट फेज का मुकाबला भी कांटे का है। एक तरफ सीट बचाने की चुनौती है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर विपक्ष प्लान बना रहा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के सियासी रण में कौन जीत हासिल करता है और किसे जनता नकार देती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।